Okay, so we pick up from where we ended last class. तो लास्ट क्लास में जो लास्ट टू टॉपिक्स हुए थे, वन वाज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग एंड द सेकेंड वन वाज डर्टी पावर. खासकर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है उसमें मैंने बोला कि प्रॉब्लम रहता है लोगों को. तो 5-6 सम्स जो आपने किए थे, आई होप यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन लुक एट देम एंड अकॉर्डिंगली असेस कि आपको कंफर्टेबल है कि नहीं है. ठीक है, डर्टी पावर का ज़्यादा टेंशन नहीं है, छोटा सा चीज़ है, बहुत सारे सम्स में आएगा, अपने प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है ना. अभी एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज राइट डाउन. एग्जाम्पल है, consider a bond with the following features. Consider a bond with the following features. Dash. Face value 1000. Coupon rate 11% per annum, payable semi-annually. 11% per annum payable semi-annually. Maturity 5 years. Required return 12%. Price 964. Calculate intrinsic value and advise. Calculate intrinsic value and advise. Calculate intrinsic value and advise. तो इसमें ऐसा है कि जो कूपन रेट है ना 11% पेएबल सेमी एनुअली, उसमें कोई कंपाउंडिंग का चक्कर नहीं होता. आपको याद हो तो कूपन रेट क्या काम आता है, पुल करने में या कैश फ्लो निकालने में. कैश फ्लो 11% से तो पुल करते नहीं, उससे तो पता चलता है कितना पैसा मिलेगा. तो कूपन रेट में कभी भी ये सब नहीं सोचना है कि पावर हाफ, ये सब कुछ नहीं. 11% ऑफ 1000 इज व्हाट, 110. 110 इज पेएबल सेमी एनुअली, मतलब डिवाइड बाई 2, हाउ मच, 55. 110 के बदले 55, 55 6 महीना ही मिलेगा. तो क्या कैश फ्लो मिलेगा वो तो दिख गया होगा. 55 55 कितने बार, 10 बार, 5 साल में 10 बार, और लास्ट पे कितना, 1000. आई होप इट इज क्लियर. 11% ऑफ 1000 110 डिवाइड बाई 2, 55 55 55 55 10 बार, और उसके बाद लास्ट पे कितना, 1000. इन सबको पुल करना है. वी वुड लाइक टू डू 55 इंटू एन्युटी फैक्टर R,10 प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर R,10. ये करने का मन है. 55 इंटू एन्युटी फैक्टर R,10 प्लस 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर R,10. बट सिंस ये एन्युटी 6 महीना में है तो द R गॉट टू बी 6 महीने का रेट. R गॉट टू बी 6 महीने का रेट. Okay, it is not possible that somebody will think that's a, can we do 110 को into annuity factor R,5? You can't do that because अगर कोई आपको 55 हर 6 महीने में देगा versus 110 एक साल बाद देगा, क्या एक ही बात है? नहीं है ना. अगर कोई इंस्टॉलमेंट में दे रहा है 55 और अगर 110 दे रहा है, which one would you prefer? 55. पैसा जल्दी आए तो बेटर ना. ये तो कॉमन सेंस का बात है. तो इसका मतलब एनीबडी थिंकिंग दैट्स क्या आपने 110 साल के एंड में मान के कर सकते हैं कि एकदम भी नहीं कर सकते हैं. अपने को 55 मान के करना पड़ेगा, यानी कि जो आर है वो 6 महीने का होना पड़ेगा. अब जो आर होता है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो 12% दिया हुआ है, लिखे या नहीं लिखे ये पर एनम तो है ही, लिखे या नहीं लिखे ये पर एनम तो है ही, पर इसका कंपाउंडेड कैसे है वो बोला नहीं है. अगर वो बोल देता कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो डिवाइड बाई 2, यानी 6 महीने का रेट क्या हो गया, 6. अगर वो बोलता कंपाउंडेड एनुअली तो 1.12 पावर हाफ, 1.12 पावर हाफ. बोला नहीं है. तो जब बोला नहीं है तो एग्जाम में रूल क्या है, whenever the sum is silent regarding anything, always the most simplified assumption suits the answer. Simplified assumption कौन सा है, 12/2 या 1.12 पावर हाफ. 12/2, it's more natural.
यानी जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड अजम्पशन लेंगे, आंसर मैच नहीं करेगा. ऑफ कोर्स इफ अ लॉजिकल पर्सन इज चेकिंग एंड यू हैव गिवन द नोट कि हमने अज्यूम किया है कंपाउंडेड एनुअली है और 1.12 पावर हाफ करके किया आपने, तो मेरे ख्याल से उसको मार्क्स फिर भी दे देना चाहिए, बिकॉज आपने लिख तो दिया ही है. हाउएवर उस तरह के लॉजिकल पर्सन्स का कमी है, तो इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 12/2 6% करने से ही काम चलेगा. तो मैं रिपीट माई सेल्फ, कुपन में कभी भी पावर हाफ ये सब नहीं करना है. कुपन स्ट्रेट अवे फेस वैल्यू पे लगाओ और उसके बाद अगर पेबल क्वार्टरली है तो बाई 4, पेबल सेमी एनुअली तो बाई 2. कुपन में ब्रेन मत लगाओ, ब्रेन वो जो लास्ट क्लास किए थे. हाँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है उस पर ब्रेन लगाना है कि सर ये 6 महीने या कैसे निकालें, 12/2 से निकालें या 1.12 पावर हाफ से निकालें. कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं. तो सिंपल कौन सा है? 12/2. इज इट ओके? ऑफ कोर्स जब बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा, तो एकदम सिस्टम में नेचुरलिटी बैठ जाएगा. अभी तो खैर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं जिससे कि सब चीज का प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, देखो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, coupon amount every 6 months equal to 11% of 1000 into half equal to 55 for 10 periods. 55 for 10 periods. हर पीरियड 6 महीने का है, वैसा 10 periods. Required return for 6 months equal to 12 divided by 2 equal to 6%. ब्रैकेट में assuming semi annual compounding. ब्रैकेट में assuming semi annual compounding. Assuming semi annual compounding. Assuming semi annual compounding. Therefore, IV0 equal to 55 into PVAF annuity factor 6%, 10 plus 1000 into PVIF ब्रैकेट. पूछ रहा हूं इसमें 6% 10 तो कर ही सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि क्या 1000 10 पीरियड के बाद खड़ा है? यस. 1000 5 साल बाद भी खड़ा है, 1000 10 तो 6 महीना बाद भी खड़ा है. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, एक सिंगल अमाउंट कहां खड़ा है वो तुम्हारा मन बोलने का. ठीक है, 5 साल बाद करेक्ट, 10 पीरियड्स बाद करेक्ट. पर अगर अपने इसको 5 करना चाहते हैं 5 साल बाद, रॉन्ग नहीं है, तो क्या हम लोग आर को 12% ले सकते हैं? समझे मैं बोलना चाह रहा हूं. 1000 into PVIF, can I do 12%, 5? No, we can't do that. We can't do, because अगर आपने 5 लिखा, 5, तो जो रेट होना चाहिए वो साल का इफेक्टिव रेट होना चाहिए. साल का इफेक्टिव रेट, यानी आपने अज्यूम किया 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सोचो एक बैंक है, तो बैंक के पास गया पैसा जमा करने, बैंक बोला तुमको इंटरेस्ट देगा 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. जैसे ही आपने सुना कंपाउंडेड सेमी एनुअली, आपको मन में क्या फील हुआ? बैंक वाला 12 दे रहा है कि 12 से ज्यादा? 12 से ज्यादा. डिड यू फील दैट कि 12%, यार ये तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो ये 6% 6 महीना में दे रहा है, यानी साल में तो 6 और 6 और 6 का ब्याज 12.36. तो अगर 5 यूज करना है तो यू हैव टू यूज 12.36%, 5. वैसे इस सब में, ये सब में जाना ही नहीं चाहिए. जैसे कर रहे 6%, 10 कर देना चाहिए. बट अगर नॉलेज वाइज रॉन्ग एहसास रह गया कि 12.5 कर सकते थे, तो क्या पता कहीं और पे वो गड़बड़ करेगा. तो मैं वो नोट में लिखा दूंगा कि अपने 12.5 नहीं कर सकते थे, बट 12.36, 5 कर सकते थे. ठीक है ना? अगर साल का रेट यूज करें तो साल का रेट शुड बी पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, नॉट सेमी एनुअली. पर हमने तो अज्यूम कर लिया है कि 12 इज कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली. ठीक है, तो एक बार तो नॉर्मल सॉल्यूशन कर रहे हैं. 6%, 10 इक्वल टू, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, प्लीज डू इट. एन्युटी फैक्टर 6% 10 का, यानी 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू 10 बार, और उसके बाद जीटी क्या आया?
7.4 decimal please. 7.3601 plus without GT 1000 into 0.5584, 0.5584. Okay, 1 by 1.06 equal to 10 bar without GT, 0.5584. So in that case, first term 2 decimal place, 55 into 7.3601, 404.81 plus 558.4. Answer 963.20. मैंने प्राइस क्या लिखाया था? 964. तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी मैच्योर्ड कमेंट यही होना चाहिए यहाँ पे कि दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, यानी द बॉन्ड इज व्हाट? फेयरली प्राइस्ड. ठीक है ना, लिख देना. सिंस P0 that is 964 is approximately equal to IV0, since P0 that is 964 is approximately equal to IV0, comma, the bond is fairly priced. The bond is fairly priced and it must be held. And it must be held. अगर आपके पास है तो होल्ड करो. And it must be held. फुल स्टॉप. ठीक है, इस वाले पोर्शन को इंपॉर्टेंस दिए. ठीक है, ये वाले पोर्शन को मैं सर्कल कर रहा हूं, यहां स्टार दे रहा हूं और नीचे में स्टार. लिख दो. सिंस 1000 is a single amount, नीचे में लिखना है since 1000 is a single amount, since 1000 is a single amount. single amount मतलब एन्युटी नहीं है. 55 तो एन्युटी है, उसको तो और दुनिया में कोई तरीका नहीं है पुल करने का. 55 में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको 55 इंटू PVAF करना ही पड़ेगा. पर 1000 तो सिंगल अमाउंट है, उसका मन आप जैसे भी पुल कर सकते हो. तो since 1000 is a single amount, comma, it can be discounted 5 years back. It can be discounted 5 years back. It can be discounted 5 years back. 5 years back. Full stop. However, the discount rate should be, the discount rate should be effective annual rate. The discount rate should be effective annual rate. Discount rate should be effective annual rate, bracket EAR. Effective annual rate, bracket EAR, that is per annum compounded annually. That is per annum compounded annually. जो compounded annually होता है उसको effective annual rate बोलते हैं. Compounded annually. Full stop. We have 6% for 6 months. We have 6% for 6 months. 6 महीने का 6% है, तो साल का इफेक्टिव 12 नहीं है, 12 से ज्यादा है. We have 6% for 6 months. Full stop. So EAR equal to 1.06 होल स्क्वायर माइनस 1. 1.06 का होल स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है. 1 रुपया 6 महीने बाद 1.06 बनता है, तो 1 साल बाद क्या बनेगा? 1.06 स्क्वायर, और उसमें से 1 हटा देंगे तो ब्याज आ गया ना. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज कॉमन सेंस. 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 पीरियड्स, ये आ गया 0.1236 इक्वल टू 12.36%. तो 12.36%. रुके एक सेकेंड. ओके, सो 12.36% जो आया वो इफेक्टिव एनुअल रेट है. लिख दो. हेंस 1000 इंटू PVIF 12.36%, 5. 1000 इंटू PVIF 12.36%, 5 करेक्ट है. चेक करें क्या आ रहा है. 1000 इंटू
निकाल लो। 1 डिवाइड बाय 1.1236 इक्वल टू 5 बार। 1 डिवाइड बाय 1.1236 इक्वल टू 5 बार। क्या आया? 0.5584। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही आया था। पहले क्या आया था? 6% कॉमा 10 क्या आया था? 0.5584। सेम है ना? बट अगर 12,5 करते तो सेम नहीं आता। अगर 12% कॉमा 5 करते तो ज्यादा आता, वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इक्वल टू द सेम फिगर 558.4। तो ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि अगर एनुअल पुल कर रहे हैं एनुअल, तो जो रेट होना चाहिए वो एनुअल इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एनुअल पुल कर रहे हो तो छोटा सा चीज है, पता नहीं कहां पे काम आएगा। ठीक है, इनफैक्ट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस लेट्स सी किसका दिमाग चलता है। मेरा मन मेरे को 1000 को 60 महीना पीछे टानना है। 1000 को 60 महीना पीछे टानना है। मतलब एग्जाम में मेरे को लगा बैठ के कि सब जन तो स्टूडेंट लोग 6% कॉमा 10 कर रहा होगा, चल कुछ और करते, एग्जामिनर इन्फ्लुएंस्ड होगा। बेवकूफ़ी है फिर भी। ठीक है, तो अपने को 60 महीना पहले टानना है, कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, बिकॉज इज 1000 स्टैंडिंग आफ्टर 5 years? यस। इज 1000 स्टैंडिंग आफ्टर 6 months? यस। इज 1000 स्टैंडिंग आफ्टर 60 months? यस। सिंगल अमाउंट को कैसे पुल करेंगे मेरा मन? ओके, आई कैन डू दैट। तो उस केस में इक्वेशन होगा 1000 इंटू PVIF R कॉमा 60, R कॉमा 60, और R क्या होगा? महीने का रेट। ठीक है, तो 2 मिनट लो, बताओ महीने का रेट क्या है? हेल्प कर दो। रेट चल रहा है 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, माने 6 महीने का रेट 6% है। तुम लोग को मेरे को महीने का रेट बताना है। एक महीने का रेट क्या है? 1% एकदम भी नहीं है। एक महीने का रेट बताना है। अगर 6 महीने का रेट 6% है तो 1 मंथ का रेट क्या है? छह महीने का रेट अगर 6% है, बैंक वाला बोल रहा है 6 महीने में 6%, तो 1 मंथ में रेट क्या है? ऑब्वियसली 1 से कम है, 0.9 कुछ है, जिससे 0.9 कुछ पे ब्याज होके वो 6 बन जाता है। अगर 1% महीने का होता तो 6 महीने का 6 होता कि ज्यादा? ज्यादा। अंडरस्टैंड द स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। अगर पर मंथ का 1% होता तब तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेके इट वुड हैव बीन मोर देन व्हाट? 6। तो पक्का 1 से जरा सा कम है, इट्स 0.97 समथिंग, 0.98 समथिंग, जिससे कि ब्याज पे ब्याज लेके 6। तो इन केस यू कैन गिव अ क्लू, कैसे निकालेंगे कि 6 मंथ का रेट अगर 6% है तो 1 मंथ का रेट क्या है? ना, हाँ क्या बोले? हाँ करेक्ट है। उन्होंने ये बोला, सुन लो क्या, कि सर कल बात हुआ था कि अगर 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो दुनिया में केवल एक चीज से डिवाइड हो सकता है, वो क्या है? 2। 12% रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, वो 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड करे बिना सम होगा नहीं, तो 2 से डिवाइड किए 6 आया। अब अगर 6 के साथ कुछ भी खेलना है आगे पीछे तो वो इंटू से नहीं खेल सकते हैं, फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो 1.06, तो 1.06 है 6 महीने का, तो 1 महीने का विल बी पावर 1/6। 1 महीने का विल बी पावर व्हाट? 1/6। और इसमें से -1 करेंगे तो महीने का रेट आएगा। एक बार लिखो मत प्लीज, समझो। 1.06 पावर 1/6, ठीक है, 6/6 वी कांट डू। 1.06 पावर 1/6 -1, ऑफ कोर्स पावर 1/6 है डर्टी पावर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कैलसी 1.06 का 12 बार स्क्वायर रूट, 1.06 का 12 टाइम्स स्क्वायर रूट करने के बाद जो आया उससे -1 करने के बाद जो आया उसको इंटू 1/6, उसके बाद जो आया +1, उसके बाद जो आया इंटू इक्वल टू 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 12 बार, और वो भी जो भी आया उसमें से 1 लेस करके इंटू 100 करो। बोलो, बिकॉज 1 तो लेस करना है ना, ये वाला पार्ट। हाँ, 0.9758%, ये रेट है, लिखने का जरूरत नहीं, रुको एक बार। 0.9758%, ठीक है। नॉर्मली कंफर्ट लेवल पे आपको लगेगा नहीं ये सब, बिकॉज ये गंदे में जा रहे हैं ना, मैंने अपने 1 महीने का निकाले 6 महीने से, वो भी गंदा रेट्स आ रहा है, तो कंफर्ट जो बोलते हैं ना वो ज्यादा आता नहीं है। बट द पॉइंट इज नॉट अबाउट कंफर्ट, यू गॉट टू नो इट। ठीक है, कि मेरे को 6 महीने का रेट अगर पता है तो मैं महीने का रेट कैसे निकालूं? मैं डिवाइड बाई 6 नहीं कर सकता हूं,
और सबसे इसका बड़े सेटिस्फाई तुम कब होगा, जब तू अपना ब्रेन यूज करेगा। 0.9758 अगर बैंक वाला एक महीने में दे रहा है तो ब्याज पे ब्याज लेके वो 6 महीने में बन जाता है कितना, 6। अगर बैंक वाला एक महीने में 1% देता रहता तो वो 6 महीने में क्या बनता, 6 या 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा। दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट आप मन में सेटिस्फाई कर सको अपने आप को, समझ गया। तो 0.9758% है। देखो पैरा चेंज, वहां पे पैरा चेंज जहां लिखा था, in fact just for the purpose of perfection, in fact comma just for the purpose of perfection, in fact comma just for the purpose of perfection, just for the purpose of perfection, let us try to pull 1000, let us try to pull 1000 60 months back, let us try to pull 1000 60 months back। चलो 1000 को 5 साल पीछे नहीं, 60 महीना पीछे टाने, 60 months back, full stop। we require discount rate for 1 month, we require discount rate for 1 month। हम लोग को महीने का डिस्काउंट रेट चाहिए, डिस्काउंट रेट फॉर 1 month, full stop। once again we acknowledge that discount rate for 6 month equal to 6%, discount rate for 6 month equal to 6%, full stop। so the factor is 1.06, so the factor is 1.06 for 6 month, so the factor is 1.06 for 6 month, full stop। hence the factor for 1 month, hence the factor for 1 month is 1.06 power 1/6, the factor for 1 month is 1.06 power 1/6, full stop। hence 1 month rate equal to, hence 1 month rate equal to 1.06 power 1/6 minus 1, 1.06 power 1/6 minus 1 equal to 0.9758%, 1.06 power 1/6 minus 1 equal to 0.9758%, ठीक है ना, 0.9758%। ओके, तो ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट स्टफ था ये वाला, ठीक है, बट यू नेवर नो, अपना नंबर्स आते हैं तो ब्रेन्स लोगों का चलता है, खासकर एक्टिवली सोच रहे हैं तो, ठीक है, तो पिकअप हो सकता है। इट रिक्वायर्स डेट आप डिले नहीं करो, घर पे एक बार कॉपी देख के आओ जब नेक्स्ट क्लास में आते हैं अपने स्पीड पे, एंड प्रैक्टिस करो कि निकल रहा है क्या, ठीक है ना। ओके, अब मोनोटोनसली इसके पीछे नहीं जा रहे वरना बोरिंग हो जाएगा। तो ये सम था, इजी एग्जांपल। इससे पता चला कुप्पन को कभी भी पावर में नहीं भेजना है। 11% के साथ मैंने कुछ नहीं किया, 1.11 पावर हाफ, गलत हो जाएगा। कुप्पन को हमेशा फेस वैल्यू पे लगाओ, और उसके बाद बोल रहा है पेबल जैसे डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4, कुप्पन हमेशा डिवाइड होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में जान पूछ के प्रॉब्लम कॉज मत करो। जब वो बोला हुआ है 12% और बोला नहीं है कंपाउंडेड कैसे, आपके सब में तो 6 महीना चाहिए ना, तो आप मानो कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली। जबरदस्ती कंपाउंडेड एनुअली मत मानो, ठीक है। तो और उसके अलावा सम करने का तरीका तो नॉर्मल था जो अपने ऊपर किए थे। ये लास्ट का जो नोट लिखे हैं ये सब जबरदस्ती लिखे हैं नॉलेज के लिए, सब में ये सब रिक्वायर्ड नहीं और करना भी नहीं चाहिए, सही है, ठीक, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ इंटरेस्ट रेट इज 15% per annum compounded quarterly, comma, what is the EAR? What is the EAR, effective annual rate? एक बैंक वाला तुमको ब्याज दे रहा है 15% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो सुनते ही समझ में आ जाता है अच्छा यार अपने को तो हर क्वार्टर में कंपाउंडिंग हो रहा है, तो ब्याज घर पे जो आ रहा है साल में 15 आ रहा है कि 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, इट इज इंट्यूशन, वही 15 से ज्यादा निकालना है। करें प्लीज, वेट कर रहा हूं।
ओके, बैंक वाला साल में कितना ब्याज दे रहा है? 15 से तो पक्का ऊपर दे रहे हैं। बाई चांस कोई भी पर्सन अगर स्ट्रगल कर रहा है, उसको फिर से कल का एडवाइस कि कंपाउंडेड क्वार्टरली देख के अगर तुम इसको डिवाइड बाय 4 नहीं कर रहे तो तुम्हारा मन गंदा है। कल जो डायलॉग हो रहा था, बिकॉज यू आर हियरिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड देन यू आर नॉट डिवाइडिंग बाय 4, तो हाउ डू आई टीच यू? कंपाउंडेड क्वार्टरली सोचते ही सबसे पहले आप डिवाइड बाय 4 कीजिए, 15/4। वो जो आया उसका फैक्टर बनाइए, फैक्टर बना के सोचिए साल में पहुंचना है। तो 15/4 होता है 3.75। 3.75% मतलब 1.0375। 1.0375 मतलब 1 रुपया 3 महीने बाद बनता है 1.0375। तो और एक 3 महीने बाद 1.0375 स्क्वायर, और एक 3 महीने बाद 1.0375 क्यूब, और एक 3 महीने बाद 1.0375 पावर 4। तो 1 रुपया का वैल्यू 1.0375 पावर 4, और उसमें से 1 हटाएंगे तो साल का आ गया। ठीक है, सो द आंसर इज 1.0375 to the power 4 minus 1. ओके, आंसर क्या? 15.86%। पूरा लैंग्वेज लिखना, 15.86% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 15.86% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पर एनम तो सभी चीज है। वॉज 15% पर एनम, यस। वो इज 15.86 पर एनम, यस, बट 15 वॉज कंपाउंडेड क्वार्टरली। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि लोग बोलते हैं सर 15% जो कंपाउंडेड क्वार्टरली है उस पर तो कंपाउंडिंग की ही नहीं, कंपाउंडिंग तो इसमें की है। ध्यान दो तुम लोग, वो जो ब्याज पे ब्याज है वो 15 में मिला हुआ था कि 15.86 में मिला हुआ है? जो ब्याज पे ब्याज है क्वार्टर का, वो किस में मिला हुआ है, 15 में कि 15.86 में? 15.86 में। तो कुछ स्टूडेंट को लगता है तो फिर उसको कंपाउंडेड क्वार्टरली क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहां पे तो कंपाउंडिंग हुआ ही नहीं। आर यू गेटिंग द डाउट? डाउट ये होता है, अरे उस पर तो लगाया ही नहीं ब्याज पे ब्याज, तो उसको कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहे थे क्यों? वो जो कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलते हैं वो स्टेटेड रेट है। स्टेटेड मतलब सुनने वाले को बता रहे हैं कि भाई ध्यान रख, इस पे ब्याज लगाना है। हम लगा के नहीं बोला है, हम तो बता रहे हैं कि लगाना है। When somebody says ना the rate is 11% per annum compounded semi-annually, तो क्या वो सेमी एनुअल ब्याज पे ब्याज लगा दिया है? नहीं, वो तो सुनने वाले को बोल रहा है ध्यान रखना इसमें लगाना है, और आप लगा दोगे तो जो रेट आएगा वो क्या आएगा? इफेक्टिव। डिड यू गेट माई स्टफ? ठीक है, तो कहीं पे लिखा है कंपाउंडेड मंथली, मतलब मंथ में कंपाउंडिंग किया नहीं है। वो बोलना चाह रहा है आप करोगे तो जाके इफेक्टिव ब्याज आएगा। ठीक है ना? आई होप आई एम क्लियर। ठीक है ना? तो ये 15.86% पर एनम कंपाउंडेड व्हाट? एनुअली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। what should be the price of a 4-month ZCB? What should be the price of a 4-month ZCB? Price of a 4-month ZCB of face value 1000. 4-month ZCB of face value 1000. If required return is 11% per annum compounded annually. 11% per annum compounded annually. तो 1000 को पुल करना है आप लोग को 4 महीना पीछे. प्लीज डू इट. 1000 को पुल करना है 4 महीना पहले. 1000 डिवाइड बाय कुछ होगा.
ये तो कल जैसे किए थे वैसे ही है। यस, आंसर्स क्या आ रहे हैं? 964.84 आ रहे क्या? 932 960 965.84 पीपल आर सेइंग 965.84 आ रहे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, 1000 को पुल कर रहे हैं अपने, तो इन दैट केस आपको दिखा रेट है 11% पर एनम कंपाउंडेड व्हाट एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली सुनते ही समझ गए कुछ डिवाइड नहीं चलेगा, सीधा 1.11 सीधा 1.11 और 1.11 तो साल का है, तो पावर में क्या आएगा? नंबर ऑफ ईयर्स। पावर में क्या आएगा? नंबर ऑफ ईयर्स। तो 4 मंथ इज हाउ मेनी ईयर्स? 1/3। 4 मंथ इज 4/12 ना, 1/3 ईयर्स। ठीक है, 1.11 टू द पावर 4/12। ठीक है, और 1/3 आपको डर्टी पावर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.11 का स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, जो 1.11 है उसका स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, फिर -1, फिर जो आया इंटू 1/3, फिर जो आया +1, और फिर जो आया उसको इंटू इक्वल टू 12 बार। तो कैल्शियम में कुछ आएगा, सीधा उसी फिगर से कर दो डिवाइड, 1000 डिवाइड बाय दैट फिगर। क्या आंसर आया? 965.84। 965.84 पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है बिकॉज कैल्सी का फिगर यूज करे या लिख के जो फिगर आया वो यूज करे, इसलिए कल बोला था ना, डजंट मैटर। 965.84 इज इट ओके? ठीक है, आई एम अ बिट सरप्राइज्ड ऑन दिस रिस्पॉन्स, या तो फिर मैं फेस रीडिंग ठीक से नहीं कर पा रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चन में ज्यादा पार्टिसिपेशन कैसे नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं अगर सिमिलर सम उसी समय कराऊं तो पार्टिसिपेशन आएगा, और अगर रुक के कराऊं, मैंने पहले 15 मिनट कुछ और करा दूं फिर वापस से पीछे जाऊं तो आप भूल जाओगे। इट शुडंट हैपन। ये अपने कल लास्ट क्लास किए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग में यही कर रहे थे। ठीक है, अचानक से आज कुछ किए बीच में, फिर उस पर आया कि 1000 को पुल करना है। लेट्स ट्राई अनदर वन। लिखो एग्जाम्पल, फाइंड आउट द price of a find out the price of a bond find out the price of a bond which will pay find out the price of a bond which will pay 750 after 5 months and 1250 after 16 months. Full stop. Required rate of return is 8% per annum compounded semi-annually. 8% per annum compounded semi-annually. 8% per annum compounded semi-annually. लास्ट लाइन पढ़ के क्या समझ में आया? सर 8/2, बिकॉज जो वो नहीं करेगा उससे सम होने वाला नहीं है। तो इस सम में जो भी होना है वो 1.04 के पावर से होना है। इस सम में जो भी होना है वो 1.04 के पावर से होना है, ये बात तो पक्का है। तो अपने को 750 को टानना है, और किसको टानना है? 1250। तो तुम्हारा आंसर होने वाला है 750 बाय 1.04 पावर कुछ प्लस 1250 बाय 1.04 पावर कुछ। करेक्ट है? ठीक है, तो मैंने वो ध्यान दो कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलते ही 8/2 4। ओके, जो करना है 1.04 के साथ करना है। करेक्ट? IV0 इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 1.04 पावर समथिंग, यहां कुछ आएगा, प्लस 1250 डिवाइड बाय 1.04 पावर समथिंग, यहां पे कुछ आएगा।
तो 1.04 6 महीने का है, इसलिए पावर में आएगा नंबर ऑफ 6 मंथ। ध्यान रखिए, पावर में आएगा नंबर ऑफ 6 मंथ्स। 5 मंथ कितना 6 मंथ होता है? 5/6। और 1250 कब था? 16 था क्या? 16/6। अगर साल का होता है 1.04 तो पावर में आता 5/12 और 16/12। बट सिंस 1.04 तो 6 महीने का है, तो 5 मंथ इज हाउ मेनी 6 मंथ? 5/6। और 16 मंथ इज हाउ मेनी 6 मंथ? 16/6। ऑफ कोर्स फिगर्स गंदे हैं। डर्टी पावर जैसा चीज ऐसा चीज है जो कि अगर कोई करेगा नहीं कैलकुलेटर से, वो कभी जिंदगी में कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, वेट इंतजार किस चीज का है? घर पे कहां से टाइम मिलेगा करने का? तो इफ यू नॉट कैरिंग द कैलकुलेटर या कैरिंग द कैलकुलेटर नॉट कैलकुलेटिंग इट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द एटीट्यूड। यस बताइए, फर्स्ट टर्म क्या आया? 725 725.88 प्लस नेक्स्ट टर्म फिर से 1125.86 ये आया 725.88 प्लस 1125.86। यस प्लीज बताइए। 1851.75 1851.75। ठीक है, तो काफी सारे जो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हुए हैं उनसे स्कोप है कि तुम घर पे दिमाग लगा सको कि क्या हो रहा था, और प्लस कैलकुलेशन भी तुमसे हो रहा है क्या। आई विल वंस अगेन हेल्प। लास्ट क्लास में डिक्टेट कर चुका हूं ये चीज। रेट को देखते ही आप देखिए उसका कंपाउंडिंग कितना टाइम्स है, m टाइम्स। प्लीज डिवाइड द रेट बाय व्हाट? m। फिर जो आया उसका फैक्टर बना लीजिए, और फैक्टर बना के फिर सोचिए पावर में क्या आएगा। मैंने बोलने का यही है, वही लिखाया था और वही चीज प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। समझ गए? बट ऑब्वियसली जो नेक्स्ट सम में देता हूं वो हमेशा थोड़ा सा हायर लेवल देना पड़ता है ना, जिससे कि मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा हो, वरना इट बिकम्स मोनोटोनस। ठीक है, ओके। सो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स इनटू ऑल दिस एंड बी कंफर्टेबल एज टू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी इसको वापस से इसी चीज को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अदरवाइज एकदम बोरिंग और मोनोटोनस हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर क्या? 6। पॉइंट नंबर 6 में लिखिए कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इसका मतलब होता है कंपाउंडिंग नॉट सेमी एनुअली, नॉट क्वार्टरली, नॉट मंथली, नॉट डेली, compounding every moment. Compounding every moment is called continuous compounding. Initially, it may seem to be surprising. However, it is a fact in the SFM paper, because SFM paper mein we are dealing with stock prices, and stock prices are changing after what intervals? After every 1 hour or after every moment? Every moment the stock prices are changing. इंटरेस्ट रेट्स आर चेंजिंग एवरी मोमेंट, एक्सचेंज रेट्स आर चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो जितने भी चैप्टर्स आगे जाके फॉरेक्स में, डेरिवेटिव में, ठीक है, उनमें कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दिया रहता है, जो अपना वो वाला सिलेबस था ना, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट। तो इसलिए एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आपका सुना हुआ है एक बार, ठीक है ना, आपको पता है क्या करना है, तो जब वापस से वहां पे आता है ना,
तो वहां पे अपने टेंशन कम लेते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग को दिमाग लगाना है डेरिवेटिव क्या होते हैं, वहां पे मैथ्स पे थोड़ी दिमाग लगाना है। तो इसलिए अभी वो बताना जरूरी है एक बार, जिससे तुम्हारे माइंड में एक बार चला गया फिर तुम भूल भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, रिकॉल हो जाएगा। सो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में क्या होता है कि अपने को, जैसे अपने बोल रहे थे सर आई रेट दिया रहता है, अभी मैं बोल रहा था आई रेट है, उसको हमेशा डिवाइड कर दो एम से। एम माने कितने बार कंपाउंडिंग हो रहा है, उसके बाद उसका फैक्टर बना लो, सही है। फैक्टर बना के अगर तुम पावर एम करेगा तो एक तरह से ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ आई पर एनम कंपाउंडेड एम टाइम्स ए ईयर। थिंक, ये 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू 1 साल बाद है, एट व्हाट रेट, आई पर एनम कंपाउंडेड हाउ मेनी टाइम्स, एम टाइम्स ए ईयर। इन केस कोई भी लूज आउट कर रहा है, आई एम शोइंग इट वंस अगेन, अगर रेट है 18%, कल का 18% पर एनम कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली, तो हम लोग करते हैं 18/2 कितना, 9, फिर करते हैं 1.09, और 1.09 6 महीने का, तो साल का क्या, 1.09 स्क्वायर। यू विल एडमिट दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूं ये जो एक्सप्रेशन है 1 + i/m to the power m, दिस शोज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी इफ कंपाउंडिंग इज m टाइम्स अ ईयर। ये m अब इंफिनिटी हो गया, ये m क्या हो गया, इंफिनिटी। टॉपिक क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में साल में कितना बार कंपाउंडिंग हो रहा है, इंफिनिटी, बिकॉज कंपाउंडिंग एवरी मोमेंट। तो अगर ये इंफिनिटी हो गया तब तो इसको ऐसे पुट करना इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे पुट कर दे इंफिनिटी को। तो ये वाला पार्ट जो है बाय अ रिजल्ट इन कैलकुलस बिकम्स e power i, becomes what, e power i. We are not concerned with the logic of the results, we are concerned with the output of the result कि कहीं पे भी continuous compounding है तो exponential function use होगा, क्या, exponential। किसी ने भी irrespective of the maths e नाम का चीज सुना होगा ना, एक्सपोनेंशियल e, तो e पावर i, क्या, e पावर i, यानी कि वंस अगेन लिख दो, अगर 12% रेट है तो e पावर 0.12, e पावर 0.12 इज 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू, 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू, 12% कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। सिंपल है, जो अभी तक तुम लोग फैक्टर बना रहे थे ना 1 + r, वो फैक्टर के बदले अब से होगा e पावर 0.12। तो e पावर r इज द सब्सटीट्यूट ऑफ 1 + r इन अ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वर्ल्ड। e पावर r इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ 1 + r, किस दुनिया में, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में, ठीक है ना। विच मीन्स अगर मेरे को निकालना है, सब बताइए ना, 1000 रुपया बैंक में जमा किए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 इयर्स, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट 12% है तो अगर 12% एनुअली कंपाउंडेड होता तब तो ये बचपन का सम हो गया 1000 × 1.12 पावर 5, इजंट इट। नो टीचिंग रिक्वायर, 1000 रुपया बैंक में जमा किए, 12% पर एनम ब्याज है, कंपाउंडेड एनुअली, बताइए 5 साल बाद क्या बन जाएगा, दिस डिड नॉट बी टॉट ओवर हियर। पर अगर 12% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है तो जाहिर है वो ज्यादा बनेगा या कम, ज्यादा, ब्याज पे ब्याज। तो इन दैट केस यहां पे जो 1.12 है उसके बदले क्या आएगा, e पावर 0.12, e पावर 0.12 आएगा। और बाहर में पावर 5 है, इतना सबको पता होगा कि बाहर में अगर पावर है तो मल्टीप्लाइड होते हैं, तो 0.12 × 5 इज व्हाट, 0.6, यानी अल्टीमेटली अपना आंसर क्या हो गया, 1000 × e पावर व्हाट, 0.6। जहां तक e पावर 0.6 का वैल्यू का बात है कि e पावर 0.6 कहां से आएगा, लॉजिकली स्पीकिंग अपने एग्जाम में जिसमें नॉर्मल कैल्सी अलाउड है, साइंटिफिक कैल्सी अलाउड नहीं है, e पावर 0.6 इंस्टीट्यूट को देना चाहिए। 60% ऑफ द टाइम्स जब भी आता है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, इंस्टीट्यूट दे भी देता है, ब्रैकेट में e पावर 0.6 का वैल्यू दिया रहता है, बट 40% टाइम वो लोग भूल जाते हैं, ठीक है। हो सकता है जिसने पेपर सेट किया ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो उस केस में अपने को आना भी चाहिए कि e पावर 0.6 कैसे निकालेंगे इस कैल्सी में। जब भी कोई उल्टा पुल्टा चीज इस कैल्सी में निकाल रहे जो इस कैल्सी में निकलना नहीं चाहिए, जैसे पावर 7/12, तो उस केस में उल्टा पुल्टा तरीका तो होना ही है, जो कि सुनने में अजीब लगेगा बट उससे रिजल्ट अचीव होगा। ठीक है, तो मैं अब सेकेंड टाइम बता रहा हूं कैल्सी का कि एक्सपोनेंशियल कैसे निकालते हैं कैल्सी में, ठीक है ना, कैल्सी में एक्सपोनेंशियल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए पहले एक फिगर जो मेरे को याद है वो बता दूं, e पावर 0.03 होता है 1.03045, ये सबसे कॉमन फिगर है जो एग्जाम में आता है कि e पावर 0.03, 3% अगर कंटिन्यूअस है तो बताओ 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू कितना, 1.03045। ये फील हो रहा है, ये कितना बोले आपको दिखा, 1.03045 मतलब क्या, क्या ब्याज है, 3.045%।
अगर मैं बोलता आपको 3.045% का फैक्टर बताओ तो बोलता ना 1.03045, तो 3% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली मतलब इफेक्टिव ब्याज इज व्हाट 3.045। ये मेरे को निकालना है कैलसी से। कैसे निकालेंगे सुनना। 0.03 जो है पावर में, उसको मल्टीप्लाई करना है 2441720 ये फोन नंबर याद करना पड़ेगा। 0.00024417206 वन हैज टू रिमेंबर दिस फोन नंबर। कैलकाटा स्टाइल में 244172006 नंबर्स हुआ करता था, ठीक है। तो पावर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर और भी काम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगरिथम, लॉग कहीं कहीं निकालना पड़ता है दो पेपर्स में, एक तो कॉस्टिंग वाले पेपर में ग्रुप 2 और एक इस पेपर में, और उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट वगैरह अगर इलेक्टिव किया तो लॉग बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। और सबको अपना पेनफुल दिन याद होगा जब लॉग में कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा होता है। ध्यान आ रहा है? मतलब ज्यादातर लोग को बहुत नफरत है उन चीज से। बढ़िया चीज है ना, लॉग का तरीका अपने कर लेंगे विदाउट डूइंग ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा। ये फोन नंबर हेल्प करेगा। तो लॉग में भी हेल्प करता है, ई पावर में भी हेल्प करता है, आपके कॉस्टिंग पेपर में भी, आपके यहां पे भी है। यू शुड टेक इट एज एन एसेट। अच्छा ही तो है, ठीक है। खैर यहां करें, पावर को इस फोन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट्स द फोन नंबर? 244172006। ऑफ कोर्स गंदा है, 0.000 है, पर वो बोलने से फिर एकदम हट जाता है, ठीक है। दिस इज द फोन नंबर। जो आया उसके साथ +1, जो आया उसके साथ +1, और उसके बाद n2 इक्वल टू 12 बार। प्लीज ट्राई कीजिए। 0.03 इंटू ये फोन नंबर, 0.03 इंटू 0.00024417206। ओके, आने के बाद जो आ गया अपना उसके साथ +1, और +1 के बाद n2 इक्वल टू 12 बार। क्या आया? 1.03045 आ गया ना, 1.03045। तो ये सब जो चीजें होते हैं कैल्सी की, एकदम अनसर्टन चीजें जो चल रही है, ये सेटिस्फाइंग तभी लगती है जब रिजल्ट आ जाते हैं ना। होते हैं ना, यू डोंट लाइक द प्रोसेस, यू लाइक द रिजल्ट। हाँ यार काम हो रहा है, ठीक है, सह लेंगे, ठीक है। इट्स लाइक, तो 1.03045 किसी किसी को फील वाइज मैंने डिपेंड करता है कौन कितना सोचता है जब पढ़ता रहता है। तो मैंने एक होता है पढ़ाई वाइज की कुछ कैलकुलेशन आंसर निकाले, और एक होता है उसको रिफ्लेक्ट किए यार क्या हो रहा है। तो अगर रिफ्लेक्शन पे जाओगे, 3% अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो साल का इफेक्टिव ब्याज 3.045% है। बहुत जरा सा ज्यादा लगा ना। मैंने क्या इज्जत सोचे थे, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग तो फाड़ देगा, और हुआ क्या 3% था, और उसका इफेक्ट आया 3.045%। मतलब वो जो मन में इज्जत क्रिएट हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया। चलो इज्जत उसका सैल्वेज करते हैं, बचाते हैं। 60% अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, ये था ना e पावर 0.6, इसका वैल्यू निकालें तो 0.6 इंटू, चलिए 0.6 इंटू फोन नंबर, कैल्सी में 0.6 इंटू फोन नंबर, माने 0.6 इंटू 0.00024417206 कहिए। उसके बाद जो आया उसके साथ +1 करने के बाद n2 इक्वल टू 12 बार। इस बार क्या आया बताइए? हाँ 1.822 आया क्या? 1.822 आया, यानी 82.2%। अरे 1 तो 1 रुपी है, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वही तो ब्याज है ना 1 + r में। तो 1.822 माने 82.2%। तो if 60% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली द इफेक्टिव एनुअल रेट इज 82.2%। समझ गया? तो वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कितना जोर दिखा पाएगा अपना, वो डिपेंड करता है उसमें खुद में कितना जोर है, ठीक है। तो 3% तो अपने आप एकदम मरा हुआ था ना, तो वो क्या इफेक्ट दिखाता। बट इफ द रेट इज हाई तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का इफेक्ट इज वेरी हाई। 22% बढ़ गया, दैट्स टू मच ना, ठीक है। दैट वाज जस्ट टू जनरेट द फील, बिकॉज आई अंडरस्टैंड अपने सबका स्ट्रेंथ इंट्यूशंस पे। अगर अपने मैथ्स कर रहे हैं कुछ ऐसा चीज, पर उसको फिर बाद में समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, तो रिटेंशन लेवल इज हायर, ठीक है। कि आप वो जो समझ पा रहे हो उसमें जो 1 सेकंड एक्स्ट्रा गया, देन यू विल टेंड टू रिटेन लाइक एंड रिमेंबर द स्टफ। बट इफ यू जस्ट डू इट लाइक मैथ्स, यू विल नॉट टेंड टू लाइक द सेम, ठीक है। तो कहीं पे भी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग आया तो एग्जाम में क्या लगाना है? ई पावर आई। कंक्लूजन क्या था अभी? कहीं पे भी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग आया लगाना है ई पावर आई,
ठीक है। तो और ई पावर आई लगाने के बाद कैलकुलेट कैसे करना है, पावर इंटू फोन नंबर प्लस 1, पावर इंटू फोन नंबर प्लस 1 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू बराबर। इज इट ओके? लेट्स राइट डाउन। Since most of the financial variables, since most of the financial variables, since most of the financial variables, such as most of the financial variables such as stock price, comma interest rate, comma exchange rate, stock price, comma interest rate, comma exchange rate, etc. change on a real time basis, change on a real time basis। तो real time मतलब क्या होता है, हर समय, हर moment। change on a real time basis, comma we have the concept of continuous compounding, we have the concept of continuous compounding, we have the concept of continuous compounding, continuous compounding, that is compounding every moment। We have the concept of continuous compounding, that is compounding every moment, compounding every moment, full stop, para change। In case of continuous compounding, comma the future value of 1 rupee, the future value of 1 rupee, that is 1 plus r, the future value of 1 rupee, that is 1 plus r, will become e power r, will become e power r। जहां पे भी अपने वो फैक्टर यूज करते थे अभी तक 1 plus r, उसके बदले e power r, will become e power r, full stop। To calculate e power r, to calculate e power r, comma the steps are next line dash करके next line r into 0.00024417206, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ठीक है। तो मैंने स्टेप वाइज नहीं लिखा है, रिदम में लिखा दिया है, बिकॉज रिदम में पकड़ना इजी है कि जो भी पावर है इंटू फोन नंबर। ठीक है, इसको अपने फोन नंबर बोले थे तो बोलने से रिटेंशन लेवल बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली 0.000 देख के तो फोन नंबर नहीं लगता है, बट आगे वाला पार्ट देख के ऐसे ध्यान रह सकता है। ओके ठीक। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ 5-month ZCB, find out the price of a 5-month ZCB of face value 1000, 5-month ZCB of face value 1000 if discount rate is 12% per annum compounded continuously, 12% per annum compounded continuously, 12% per annum compounded continuously। ठीक है, सिंपल सम है। तो सॉल्यूशन, ये सब सम्स जो एक दो जो मैंने लास्ट पे लिखा है जिनमें एडवाइस नहीं पूछा, उनमें क्या है ना, देखो मैं बोलना चाहिए वो फाइंड आउट द प्राइस। तो समबडी गेट्स कंफ्यूज्ड कि सर आपने बोला था एक होता है शुड बी प्राइस मतलब IV0 और एक तो है एक्चुअल प्राइस क्या P0, मैंने बोला था दो चीज। अगर सम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है
तो सम क्या बोलना चाह रहा है, जो तुम निकाल रहा है वही IV0 वही P0 है इन सब सम्स में। तुम देख रहे होगे लास्ट के 1-2 सम्स में मैं सीधा पूछ रहा हूँ कैलकुलेट द प्राइस, तो somebody कैन बी कंफ्यूज्ड, ये क्या निकल रहा है सर, शुड भी निकल रहा है कि एक्चुअल, पर सब में तो एक्चुअल दिया हुआ नहीं है। मैंने आपको मन में क्या मानना है, ओके जो निकल रहा है वही शुड भी है, वही क्या है एक्चुअल। यानी कोई लेफ्ट साइड में P0 भी लिख सकता है, कोई लेफ्ट साइड में IV0 भी लिख सकता है, ये मानते हुए कि दोनों क्या है सेम। अंडरस्टूड, द फोकस इज नॉट देयर। तो प्राइस इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय, ठीक है, e टू द पावर 0.12 और बाहर के ब्रैकेट में 5/12, सही है ना। हम लोग नॉर्मली करते 1.12 टू द पावर 5/12, यहां पे e पावर 0.12 और बाहर में 5/12, तो इक्वल टू क्या आ गया 1000 डिवाइड बाय e टू द पावर 0.05, बिकॉज 0.12 इंटू 5/12 तो 0.05 हो गया, इक्वल टू कर लो 0.05 इंटू फोन नंबर आपकी कॉपी में लिखा हुआ है 0.05 इंटू 0.00024417206 जो आया +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, और वो जो भी आया 1000 डिवाइड बाय दैट। अब कुछ लोग वो नंबर कॉपी करके फिर डिवाइड करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली जो कैलसी में आया उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, दोनों चीज एक्सेप्टेबल है। बताओ क्या आंसर है, 951.22 अप्रॉक्स 951.22 है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड, देखो पढ़ाते हुए एक चीज क्लियर है कि इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर और कुछ नहीं है। यानी हो सकता है किसी को कहीं कहीं कोई कैलकुलेशन में क्लास में बैठे हुए दिक्कत होती रहे, बट इतना कैलकुलेशंस अपने करते जा रहे हैं ना कि आपके पास अबंडेंट प्रैक्टिस का स्कोप है कि घर पे एक बार फिर से कॉपी खोले, कैलसी खोले और चालू करे, एंड अगर सब मैच होता रहा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई हो रहा होगा तो वैसा, बिकॉज बीच में अब मैंने फॉर एग्जाम्पल e पावर 0.05 का स्टेप थोड़ी लिखूंगा मैं तो ऑलरेडी ऊपर लिखा चुका हूं, तो यू विल हैव टू सी आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 951.22, तो ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का मतलब है। डू नॉट माइंड द फैक्ट दैट सर आप केवल एक ही सम करवाए, क्योंकि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का ऐसे सम नहीं आता है टाइम वैल्यू मनी का, उसका एप्लीकेशन आएगा। तो मैं तो केवल मतलब बताया, एक छोटा सा सम करा दिया जिससे कि हैबिट हो गया, बट प्रैक्टिस नहीं की है बिकॉज दिस सम डजंट कम। विल डू इट इन फॉरेक्स, विल डू इट इन डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। तो ध्यान रहे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मेरे को 2 चीज आप लोगों को करवाना है, एक है एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अपना एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है। कल क्लास स्टार्ट हुई, हमने सबसे पहले किया कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। 3 कंपोनेंट्स था, रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, इन्फ्लेशन प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, ठीक है। इन्फ्लेशन को रेट में लेंगे तो बन जाएगा नॉमिनल, रिस्क प्रीमियम को रेट में लेंगे तो बन जाएगा रिस्क एडजस्टेड। वो जो लेंगे का बात है वो ऐड करना अलाउड नहीं है, क्या होता है मल्टीप्लाई, फैक्टर इंटू फैक्टर -1, क्या था फैक्टर इंटू फैक्टर -1, और जब हटाना है से नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन हटाना है तो फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टर -1। ये अपने फर्स्ट 2 पॉइंट्स में किए थे कल, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। डायरेक्टली कोई सम नहीं आता, इसका काम आएगा तुम खुद देख लेगा आने वाले चैप्टर्स में कि यार जो एक क्लास पे पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट क्लास पे जो पढ़ाया हुआ वो सपोज डायरेक्टली पेपर में काम आता है, ठीक है। तो वो 2 करने के बाद आई वेंट इनटू द स्टफ ऑफ DCF। क्या DCF, ये कभी भी फ्यूचर कैश फ्लोज है उनको पुल करना है प्रेजेंट वैल्यू, उसको अपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में पुल करने के लिए अपने वहां पे जरा सा डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने फोकस नहीं किया, उस पर एन्युटी फैक्टर वो भी फोकस नहीं किया, बिकॉज आई वाज फाइंडिंग दैट लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया था, यू न्यू एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटर लेवल, पर फिर भी रिपीट कर दिया, पर उसको डिक्टेट नहीं किया। आई डिड नॉट डिक्टेट, आई थिंक PVIF कैसे निकलेगा मेरे नोट्स में डिक्टेटेड नहीं है, वो अपने समझ गए थे 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपने आए थोड़े से डिफिकल्ट अफेयर में जहां पे नंबर्स ज्यादा आते हैं, तो नंबर्स वाले में अपने आए फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, कि आप क्या करोगे, साल का रेट 18% है और 6 महीने का चाहिए, तो 18/2 करेंगे कि 1.18 पावर हाफ करेंगे। तो समझ में आया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 18/2 और कंपाउंडेड एनुअली है तो 1.18 पावर हाफ। फिर अपने सोचे सर हाफ के बदले गंदा पावर आ गया तो
5/3, 7/9 ये सब आ गया तो उस केस में डर्टी पावर का एक तरीका बताया। द क्लास एंडेड ओवर देयर। आज अपने वही चीज को प्रैक्टिस कर रहे थे और नया कॉन्सेप्ट कौन सा किया है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस से ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कवर हो गया है, कवर जरा सा हुआ है। कैपेसिटी होना चाहिए बोलने का कि यार समराइज्ड वे में क्या क्या हुआ है, इस पॉइंट में क्या सीखे, इस पॉइंट में क्या सीखे। ठीक है, तब पेजेस छोटे बन जाते हैं, यू फील दैट हाँ कुछ हुआ ही नहीं यार, सिंपल चीज चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है परपेचुइटी। पॉइंट नंबर 7 परपेचुइटी। परपेचुइटी जो है उसका भी जनरली सबको आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला भी इजी होता है। परपेचुइटी का मतलब होता है एन एन्युटी विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। जिंदगी भर का एन्युटी इज कॉल्ड परपेचुइटी। कोई रियल लाइफ एग्जांपल? यस, एक तो कुछ लोग अपने रिटायरमेंट पे, सपोज यू रिटायर एट द एज ऑफ 60, तो सम पीपल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय इंश्योरेंस विच विल पे देम टिल देयर डेथ। मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा किए से 40 लाख रुपया और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हर महीना उनको देगा सपोज 45,000 45,000 45,000 टिल लाइफ। समझ गए? तो इट इज सॉर्ट ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, एक तो वो एग्जांपल, इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसा होता है और बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है बिकॉज एवरीबडी हु इज रिटायरिंग इज अफ्रेड ऑफ आउट लिविंग हिज एसेट्स। आउट लिविंग हिज एसेट्स का मतलब आपका जो पैसा है आप खुद ही अगर मैनेज कर रहे हो, क्या पता आपको लगा आप 20 साल और जियोगे पर आप 90 साल 30 साल जी लिए तो बाकी 10 साल आपका खर्चा कहां से चलेगा? पीपल आर अफ्रेड, तो वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं एंड दे बाय एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच विल पे देम टिल लाइफ। इट्स कॉल्ड परपेचुइटी बिकॉज जिंदगी भर वो पैसा मिलता रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल परपेचुइटी का जो अपने काम आएगा एसएफएम में वो है नो ग्रोथ कंपनी। नो ग्रोथ कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ग्रो नहीं करने वाली है। ठीक है, तो अपना फोरकास्ट है कि सर उस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस और वही डिविडेंड पर शेयर है डीपीएस, बिकॉज जो नो ग्रोथ कंपनी है क्या वो प्लाउ बैक करेगी? नहीं। अपने प्लाउ बैक क्यों करते हैं? ग्रोथ के लिए। बट अगर हम लोग का ग्रोथ ही नहीं है तो हम लोग जो भी अर्न करेंगे सीधा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। तो अपना एक अंदाजा है कि एक कंपनी है जिसका डिविडेंड जो है 12 12 12 12 12 12 फॉर एवर होगा, जिंदगी भर 12 रुपया डिविडेंड होगा। तो तुम अगर उसका स्टॉक बाई करते हैं यू आर गोइंग टू गेट अ परपेचुइटी ऑफ 12 फॉर एवर। व्हाट शुड यू पे फॉर द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे? तो वो 12 12 12 का पीवी करना है। अंडरस्टूड? तो परपेचुइटी का मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट है पर उसमें पीवीएएफ लगा नहीं पा रहे हैं। इनटू पीवीएफ कैसे करें? बिकॉज वो तो इन्फिनिटी टाइम्स है ना, उसको बोलते हैं परपेचुइटी। ठीक है, तो नाउ बाय अ सिंपल फॉर्मूला इन जीपी, वो जो एपीजीपी होता था ना, तो जीपी के सिंपल फॉर्मूला से परपेचुइटी का एक सिंगल सा आंसर आ जाता है। वो आंसर आप लोग का किया हुआ है, द आंसर इज ए बाय आई। ए बाय आई का फॉर्मूला जो है आई एम श्योर मोस्ट पीपल नो का किया हुआ होगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। It does not make sense for me to even show the steps of the GP I was talking about because we are not talking about APGP over here. तो अगर देखो बहुत सारे रिजल्ट्स है फाइनेंस में, कुछ रिजल्ट्स डेरिवेटिव से आए होंगे, कोई इंटीग्रेशन से आए होंगे, कोई जीपी से आए हैं। अपने कंसर्न्ड है उन रिजल्ट से और उनके इंट्यूशन से, नॉट विद उनके डेरिवेशन से। तो अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या है? ए बाय आई। ठीक है, तो अगर 12 रुपीज था, याद होगा 12 12 12 जिंदगी में मिलने वाला है। आई ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कल के नॉलेज के अनुसार रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, इन्फ्लेशन प्रीमियम एंड रिस्क प्रीमियम। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, इन्फ्लेशन प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम। आर्ग्यूमेंट वाइज पूछ रहा हूं, अगर तुम कोई स्टॉक में पैसा लगा रहे तो क्या अपना कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहे? हाँ, मेरा पैसा हम आज कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो आई वॉन्ट आरएफ रियल। क्या तुम इन्फ्लेशन सफर करने वाला है? यस, चीजों का दाम बढ़ते जाएगा तो आई वॉन्ट आरएफ नॉमिनल। आई वॉन्ट आरएफ नॉमिनल। क्या तुम रिस्क ले रहे हैं? यस। अगर स्टॉक में रिस्क नहीं है तो क्या चीज में है? तो यू वॉन्ट व्हाट? रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। तो वो जो रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट है वो आप लोग सीएपीएम से कर रखे हो, आरएफ प्लस आरए माइनस आरएफ इंटू बीटा। ओके, जो हम लोग बहुत बढ़िया से एसएफएम में करेंगे, वही तो मेन पोर्टफोलियो वाला स्टफ है। तो उससे कर कुरा के आपका आंसर आया। सपोज द आंसर इज, मैं गुड फिगर्स ले रहा हूं जिससे कि फ्लुएंसी हो बोलने में,
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है, ऑल्दो 10 से ऊपर ही होगा, बट आई टुक 10 सो डेट आई कैन कम्युनिकेट। तो डिवाइड बाय 0.1 किए तो कितना आंसर आ गया? 120। तो शेयर का दाम 120 होना चाहिए। इससे इजी मैथ्स पैदा नहीं हुए, जस्ट ए बाय आई, 12 बाय 0.1 इज 120, ठीक है। तो पीपल रियली फील इट वेरी वेरी सिंपल एंड सिली इन फैक्ट बिकॉज ऑफ द इजीनेस। 120 जो है, मैंने बोला ये फॉर्मूला जीपी से आया है, बट जो सीए स्टूडेंट है वो हर एपी जीपी या फिर कैलकुलस को अपने अनुसार कॉमन सेंस में डाल देते हैं, और वही स्मार्टनेस चाहिए कि सर इसी चीज को एक बार विदाउट एपी जीपी कॉमन सेंस से बोले। हाँ बोलते हैं। अगर तुमको 12 रुपया कोई देने वाला है, 12 रुपया 12 रुपया 12 रुपया, और वो 10% है, वो 12 10% है, तो जाहिर है 100% क्या है? 120। तुम अगर 120 आज देगा और तुमको 10% चाहिए तो 120 का 10% 12 हुआ ना। तो वही तो बात है कि 12 मिलने वाला और 10% चाहिए तो कितना देंगे? 120। इट डजंट रिक्वायर एनी जीपी। एकदम टॉकेटिव वे में वी कैन एक्सप्लेन, ठीक है। तो परपेचुइटी का फॉर्मूला है ए बाय आई। क्या फॉर्मूला है? ए बाय आई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज ए बाय आई। इसमें एक जरा सा छोटा सा चीज है जिसके कारण सम्स रॉन्ग हो सकते हैं। क्या? ध्यान दीजिएगा। 0 1 2 3, 5वें साल से परपेचुइटी मिलने वाला है। कब से? 5वें साल के एंड से। जो 12 12 12 12 12 12 है वो आज जहां खड़े हैं आज से नहीं मिलेगा। 5वां साल का एंड से मेरे को 12 12 12 12 मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू आज निकालना है। जैसे ही आप देखोगे कि 12 12 12 फॉर एवर है तो परपेचुइटी याद आ जाएगा, ठीक है। मैं जरा सा यहां पे ठीक कर दूं। 6 7 टू इन्फिनिटी, 12 12 टू इन्फिनिटी, करेक्ट है। अब अपने को इन सब का प्रेजेंट वैल्यू ध्यान रखिए यहां लाना है। तो एज सुन एज यू विल सी दैट सर 12 12 टू इन्फिनिटी है, आपको समझ में आ गया कि इट विल बी 12 बाय आई। 12 बाय आई, आई अपना 10% था, मुंह जवानी आंसर आ गया 12 बाय 0.1 इक्वल टू व्हाट? 120। बट द कैच इज दैट वो जो 120 आंसर आया, वो 120 आंसर प्रेजेंट वैल्यू है ना। क्या है वो? प्रेजेंट वैल्यू। तो वो आता है एक पीरियड पहले, यानी कहां पे आया? 4। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि परपेचुइटी का जब प्रेजेंट वैल्यू करते हैं तो जहां से परपेचुइटी स्टार्ट हो रहा है आंसर वहां नहीं आ रहा है उसके एक पीरियड पहले। जहां से परपेचुइटी स्टार्ट हो रहा है आंसर वहां नहीं आ रहा उससे एक पीरियड पहले, ठीक है। अभी आप स्ट्रेस के साथ सुन रहे हो, ये मतलब आप लोग थोड़ा स्ट्रेस देके सुन रहे हो, जबकि एक बार स्ट्रेस को हटाएं। सपोज मैं बोलता तुमको मिलेगा 12-12 रुपया, ठीक है, जिंदगी भर इस साल के एंड से, अभी जहां खड़ा है हर साल मिलेगा। तो नेचुरली तुम लोग करते 12 बाय 0.1 और आंसर बोलते आ गया। तो नॉर्मली भी तो ये, तो हम लोग आज खड़े हैं तो यहां से थोड़ी मिलेगा आंसर है, अपने को जो पैसा मिलेगा वो इस साल के एंड से मिलेगा, ठीक है। तो आंसर कब आता है? आज, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू है ना। तो अगर 5 से चालू हो रहा है तो आंसर कहां पे आ रहा है? 4। तो अगर ये सम करते रहते अपने, ये वाला सम करते, तो तुम लोग पहले 12 बाय 0.1 करते तो आंसर आता है 120। 120 क्या है? 4 पे। अब आंसर लाना है 0 पे, तो 120 को कितने साल पीछे टानना है? 4। तो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 साल का, इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 साल का। तो गलती क्या होगा? अगर तुम 12 बाय 0.1 120 किया और भूल के मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 साल का, क्योंकि आपको दिखेगा सब में क्या लिखा, 5 साल बाद चालू हो रहा है, तो भूल के गलती से लगेगा कि वो 5 पे आया और 5 साल पीछे टान देंगे, तो सम गया ना, ठीक है। एक हार्श लैंग्वेज, एक हार्श लैंग्वेज। आई एम नॉट अ पेपर सेटर, आई एम नॉट अ पेपर चेकर, आई एम दूर दूर से नॉट कनेक्टेड विद द सीए इंस्टीट्यूट। हाउएवर, जिन लोग का पेपर्स के बारे में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, पेपर आ गया, सपोज somebody did not pass, या सपोज somebody did not get a exemption, या सपोज somebody did not get a 90, वो डिपेंड करता है उसका एक्सपेक्टेशन क्या था, और वो डिससेटिस्फाइड हुआ। तो कोई मेरे को सपोज एग्जाम का वो रिजल्ट आने के बाद लिख रहा है, सर एकदम आप जैसे जैसे कराए थे वैसे वैसे करके आए थे, उसके बावजूद भी 32 आया। उसका बोलने का मतलब है आप सब गलती कराए थे, बिकॉज बोल रहा क्या लैंग्वेज, लुक एट द लैंग्वेज, आप जैसे जैसे कराए थे हम तो वैसे वैसे ही करके आए थे, ठीक है। तो इन दैट केस वहां वही बोलना पड़ता है। एक काम करो, अपना पेपर का स्कैन कॉपी एक बार मेरे को मेल पे कर दो, भेज दो, तो मैं एक बार देख लेता हूं क्या किया है क्या नहीं किया है, उस समय वही बोला जा सकता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेपर्स विच पीपल हैव सेंट मी आफ्टर दे वर डिससैटिस्फाइड, आई हैव सीन दैट पार्ट मार्किंग जो है ना
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, देते नहीं है पार्ट मार्किंग ये लोग, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में पार्ट्स था। क्वेश्चन में पार्ट्स था ना, पहले ये निकालो फिर ये निकालो फिर ये निकालो फिर ये निकालो, तब तो वो टिक करके पार्ट मार्क्स दे रहे हैं। पर अगर क्वेश्चन एक ही था ना, सीधा वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना है, और सपोज वैल्यू ऑफ द शेयर निकालने में बहुत जाइगेंटिक सम, आपको ये निकालना है वो निकालना है वो निकालना है, नहीं दे रहे वो मार्क्स, ही इज लुकिंग एट द आंसर। नाउ दिस इज द हार्श रियलिटी। खुश करके तो फायदा नहीं होगा ना, वन हैज टू फेस द फैक्ट्स। तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है अपने लिए कि अपने आंसर्स मिला के आए। सिली मिस्टेक है ना ये तो। सपोज 12/0.1 किया तुमने 120 आया, फिर 5 साल पीछे टाल लिया, उस पर कुछ पार्ट मार्किंग तो बनता है, एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा। दिस इज अ फैक्ट, द वे द करेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस। इसलिए इस बार जो मैथ दिया है मैंने आप लोग को, अभी तो अपने मैथ चालू नहीं किए, उस मैथ में हर क्वेश्चन का इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन उसके बाद में दे दिए। समय सॉल्यूशन है, समय सॉल्यूशन है। वो लोग का सॉल्यूशन इस तरह दिया है कि अपने को अल्टीमेटली आंसर उन लोग का लाना पड़ेगा, बिकॉज कोई सुनवाई नहीं है। इफ यू राइट सम अदर अजम्पशन, ये वो कुछ नहीं, मेरा आंसर मैच होना चाहिए। तो वील हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ टू व्हाटएवर दे हैव डन। ठीक है, ऑफ कोर्स वो लोग का करने का तरीका बहुत गंदा है, वो तरीका आपका अलग हो सकता है जिससे समझ में आए, बिकॉज उससे रिटेन रहेगा। तो अपने अपने तरीके से करेंगे, पर आंसर कौन सा लाएंगे, वही जो वो लोग लाए। ठीक है, तो माने आंसर्स मैच करना एग्जाम में एकदम नेसेसरी है। देयर कुड बी सम टॉपिक्स जहां पे, जैसे आप सीए इंटर याद करो तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जब फोरकास्ट करते हैं ना, बड़ा सम जो आता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कुछ लोग प्रोडक्शन में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो एक दो एरियाज है जहां पे अजम्पशंस अलाउड है, बट वरना नहीं अलाउड है। हर जगह आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आई डाइवर्टेड जस्ट अ बिट बिकॉज टू टेल यू दैट सिली मिस्टेक्स नहीं चलेगा एग्जाम में। हाँ, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो भी जीरो। कोई चीज का पूरा राइट किया और कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया तो भी मार्क्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये वाला हाल है करेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन एक्यूरेसी भी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज। खैर, कमिंग टू द टॉपिक, परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, A/I, और आंसर जो है वो कहां पे आता है, 1 साल पहले, 1 साल पहले, दैट इज टू बी नोन। करेक्ट, लिख दो प्लीज। Perpetuity is an annuity to continue forever. Perpetuity is an annuity to continue forever. Perpetuity is an annuity to continue forever. Is an annuity to continue forever. Full stop show कर दो. Number line 0, 1, 2, 3. डैश 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 टू इन्फिनिटी। परपेचुइटी है ए डैश 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 टू इन्फिनिटी। 1 से चालू हो रहे हैं, अपने 0 पे खड़े हैं, इन सब का पीवी करना है। ठीक है, बाद में किसी का ये डाउट नहीं है कि सर प्रेजेंट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या डिफरेंस है। हो सकता है आ जाए आपके मन में, प्रेजेंट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम ही तो है। प्रेजेंट वैल्यू एक जनरल टर्म है, प्रेजेंट वैल्यू तो कोई भी चीज का हो सकता है। लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, तुम्हारा कुछ लायबिलिटीज है उसका पीवी, यस निकाल सकते हैं, पर उसको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बोलते। इंट्रिंसिक वैल्यू केवल एसेट का होता है, और प्रेजेंट वैल्यू तो किसी भी चीज का हो सकता है, लायबिलिटी का, एसेट का वगैरह। ठीक है ना, ओके। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लिख दो PV इक्वल टू A डिवाइड बाय 1 प्लस I, फर्स्ट वाले को टाना, प्लस A डिवाइड बाय 1 प्लस I द होल स्क्वायर, सेकेंड वाले को टाना, प्लस A डिवाइड बाय 1 प्लस I द होल क्यूब, थर्ड वाले को, ऐसे करते करते टू इन्फिनिटी। ठीक है, बट ये जो हमने किया इसका सीधा फॉर्मूला क्या है, A/I, यानी आपको ये सब नहीं करना है, यू डोंट हैव टू पुल सिंगल अमाउंट। ठीक है, मैंने लिखाया नहीं जीपी वगैरह, बट अगर कोई पर्सन है तो इन दैट केस वो देख सकता है, इफ यू डिवाइड द सेकेंड टर्म बाय द फर्स्ट टर्म इट्स कमिंग टू 1/1 प्लस I, इफ यू डिवाइड द थर्ड टर्म बाय द सेकेंड टर्म इट इज 1/1 प्लस I, सो देयर इज अ कॉमन रेशियो ना, रेशियो कॉमन है इसलिए जीपी लग रहा है। तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कोई करेगा साइड में जाके, 1 सेकंड में प्रूव हो जाएगा फॉर्मूला, विच आई डोंट वांट टू गो इनटू। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज A/I, सिंपलेस्ट फॉर्मूला इन फाइनेंस। ठीक है, A/I, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। नीचे लिख दो, रिमेंबर
नीचे लिख दो रिमेंबर दैट द आंसर कम्स 1 पीरियड बैक. रिमेंबर दैट द आंसर कम्स 1 पीरियड बैक. दैट द आंसर कम्स 1 पीरियड बैक. आपको ग्राफ पे दिख रहा है एन्युटी स्टार्ट हुआ था 1 से. एन्युटी स्टार्ट हुआ था 1 से, पर आंसर कहां पे आया? 0 पे. द आंसर कम्स 1 पीरियड बैक. ठीक है, सो लिख लो एग्जाम्पल. What should be the price of an instrument? What should be the price of an instrument? What should be the price of an instrument which will pay? What should be the price of an instrument which will pay 40,000 at the end of each year forever? 40,000 at the end of each year forever. 40,000 at the end of each year forever. Starting 10 years from now. Starting 10 years from now. Starting 10 years from now. Full stop. Required return is 12.5% per annum. Required return is 12.5% per annum. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. वर्बली करें एक बार, वर्बली रिदम रहेगा. जैसे सोच रहे हैं कि सीपीटी का एग्जाम चल रहा है तो वैसे कैसे करते. तो उस केस में क्या अमाउंट है? 40,000 है क्या? तो कैल्सी में 40,000 डिवाइड बाय 0.125. कैल्सी में जो लोग कर रहे हैं 40,000 डिवाइड बाय 0.125, कुछ आया? कितना? 3 लाख 3,20,000. 3,20,000 कहां पे आया? 9. 10 से चालू हुआ तो 9 पे आया. अब 3,20 को पीछे टालना है तो आप 12.5% का 9 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो. कैल्सी में 12.5% का 9 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर. 12.5% का 9 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर माने 1/1.125 इक्वल टू 9 बार जो आया दैट इंटू 3,20,000. दैट इंटू 3,20,000 क्या? बोलो आंसर. 1,10,800. दैट्स द आंसर. कई बार चीजें बहुत इजी होती है, रिटन फॉर्मेट में थोड़ा अपने स्लो कर देते हैं. वही अगर मल्टीपल चॉइस होता ना, इट वुड हैव बीन सो इजी. ठीक है ना? ओके, लेट्स डू इट. सॉल्यूशन. पीवी ऑफ परपेचुइटी at t equal to 9. t equal to 9 मतलब 9 साल बाद. at t equal to 9 equal to a by I तो equal to 40,000 divide by 0.125 equal to 3,20,000. Next line, therefore, PV today ब्रैकेट में PV today लिखने का मेरे को ध्यान आया कि मेरा क्वेश्चन का लैंग्वेज था प्राइस. क्या लैंग्वेज था? प्राइस ना. तो जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आंसर लास्ट पे देना चाहिए. तो मैंने PV today लिख दिया तो उसको लिखा दैट इज प्राइस. प्राइस टुडे इक्वल टू 3,20,000 into PVIF bracket 12.5% comma 9 equal to क्या है आप लोग का? 1,10,860 अप्रॉक्स. तो 40 जिंदगी भर पाने के लिए 10वें साल से हम लोग आज 1,10,860 देने को तैयार हैं. किसी किसी स्टूडेंट को कॉमन सेंस वाइज ये सूट नहीं करता है. मैं बोला ना, आंसर्स आने के बाद आदमी अपना कॉमन सेंस लगाए तो कभी कभी कॉमन सेंस इसमें सूट नहीं करता. लगता है यार 1,10,000 केवल और 40 जिंदगी भर मिलेगा. थिंक अबाउट द इंट्यूशन. तुम्हारे मन में आ सकता है कि 1,10 जो है वो दे रहे हैं केवल और 40 तो जिंदगी भर मिलेगा. 3 बार में तो 1,20 हो गया.
बट आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो 40 जो 60 साल बाद मिलेगा, वो 40,000 जो 60 साल बाद मिलेगा, माने 60 साल बाद भी तो एक 40 है, उसका पीवी आज के दिन कोई निकालेगा तो ऑलमोस्ट जीरो आएगा. Because when you divide 40,000 by 1.125 to the power 60 or 1.125 power 60 is so big, there is no relevance at all. तो वो जो 100 साल बाद आएगा उसका पीवी जीरो इन द कैलकुलेटर. समझ गया? तो इट शुड हिट इंट्यूशन ऑल्सो. यही वाला फिगर है 1,10,860. ठीक है, ओके. तो व्हाटएवर, ये परपेचुइटी का एक बार डिस्कशन हो गया ए बाय आई. ठीक है, पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट मार्क करें. पॉइंट नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करें और लिखें परपेचुअल ग्रोथ. परपेचुअल ग्रोथ इंपॉर्टेंट मार्क कराने का मतलब होता है ये चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है. ओके, परपेचुअल ग्रोथ. तो इस बार भी परपेचुअल वर्ड है, पर व्हाट इज परपेचुअल? नॉट द अमाउंट बट द ग्रोथ. कोई चीज है जो एक कांस्टेंट रेट से जिंदगी भर ग्रो करते रहेगा. कोई चीज है जो कांस्टेंट रेट से जिंदगी भर ग्रो करते रहेगा तो बोलते हैं परपेचुअल ग्रोथ. ठीक है, तो विच मीन्स फिगर्स वुड बी समथिंग लाइक दिस कि आपको मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है, सिंपल फिगर दे रहा हूं, 100 रुपया 1 साल बाद. 100 रुपया 1 साल बाद, शुड आई कॉल इट C1 या C0? 100 रुपया मिलने वाला है 1 साल बाद, मैं इसको C1 बोलूं कि C0 बोलूं? C1, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग एट 0. अपने कहां खड़े हैं? 0. और आपको मिलने वाला है 100 रुपया 1 साल बाद. लेट मी कॉल इट C1. अब ये जो C1 है 100, ये ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ से 10%. 10% इज टू हायर रेट फॉर, तो मैं नीचे कर रहा हूं, सपोज एट द रेट ऑफ 5%. एट द रेट ऑफ 5%, तो C2 विल बी 105, C3 विल बी 105 से 5% ज्यादा, विच इज 110.25 एंड सो ऑन फॉर एवर. फॉर एवर. तो ये भी तो परपेचुइटी है, बट यहां पे अमाउंट कांस्टेंट है कि ग्रोथ कांस्टेंट है? ग्रोथ. ये तो कोई हालत में, ये तो एन्युटी भी नहीं है, अमाउंट ही अलग अलग है, बट रिलेशन क्या है? इस पे ग्रोथ 5% मिला हुआ है, तो टॉपिक ठीक ही है, परपेचुअल ग्रोथ. अब इन सब का अपने को पीवी निकालना है. फिर से आपको पीवी के नाम से समझ में आ रहा है कि आंसर 1 पे आए कि 0 पे? 0 पे, क्योंकि अपने चालू करेंगे ऐसे ना, ये दिख रहा होगा सबको, आंसर 0 पे आएगा, वो टोन मेंटेन्ड है. ठीक है. और एक चीज गौर करना, ये चीज जो मैं बोल रहा हूं गौर करना, ये चीज समझाना डिफिकल्ट होता है, बट मैं ट्राई हर बार करता हूं. ठीक है, वो ये कि इस स्टोरी में, ये जो स्टोरी चालू हुआ, कैन यू सी समथिंग? मैंने ग्रोथ 5% कौन से साल से लगाया? हैव अ चेक ऑन द बोर्ड. मैंने ग्रोथ 5% कौन से साल से लगाया? सेकेंड ईयर. ध्यान देना, इसको रिविजिट करूंगा, पर ये सटल पॉइंट जो है ये पता नहीं समझ में नहीं आता है कि देखो ग्रोथ मैंने फर्स्ट ईयर नहीं लगाया है, 100 में डायरेक्ट लिख दिया था. ठीक है, मैंने ग्रोथ सेकेंड ईयर से लगाया. आई विल कम टू दिस पॉइंट अ बिट लेटर. एक बार मैं फिर से नॉक करूंगा आपको, अभी अपने नॉर्मल में जाते हैं. ठीक है सर, प्रेजेंट वैल्यू आएगा कब? 0 पे. अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अगर अपने निकाल रहे हैं से 12.5% से, इनफैक्ट 12.5% वुड बी अ बैड फिगर टू कैरी आउट द कम्युनिकेशन. मैं मान रहा हूं 15% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. क्या? 15. तो उस केस में पहला नंबर होगा 100 डिवाइड बाय 1.15. सही है, प्लीज कैलकुलेट नहीं करें. सेकेंड फिगर 105 डिवाइड बाय 1.15 स्क्वायर. थर्ड फिगर 110.25 डिवाइड बाय 1.15 क्यूब, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. जैसे ही आपने लिखा सो ऑन टू इन्फिनिटी, आप समझ गए ये सॉल्व तो हो नहीं सकता है, फॉर्मूला चाहिए. 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म कर लेंगे, जिंदगी भर कैसे करें? इसका मतलब फॉर्मूला चाहिए. ये भी जीपी है, ये भी जीपी है. ओके, ये भी जीपी है. जीपी इसलिए है बिकॉज क्या तुमको दिख रहा है, तुम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है 1.05 से और डिवाइड कर रहा है 1.15 से. देखो 100 बाय 1.15 किए, उसके बाद नेक्स्ट टर्म 100 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 1.15 स्क्वायर. वापस से नेक्स्ट टर्म 105 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 1.15 क्यूब. तो आपको दिख रहा है जब भी नेक्स्ट टर्म में जा रहे हैं 1.05 से कंपाउंड हो रहा है और 1.15 से क्या हो रहा है? डिस्काउंट. दिख रहा होगा. अब फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन 15 एंड 5. 5% इज सेइंग दैट हम आंसर को बढ़ा के कंपाउंड करेंगे, और 15% इज सेइंग हम आंसर को क्या करेंगे? कम. कंपाउंडिंग एट 5, डिस्काउंटिंग एट व्हाट? 15. ठीक है, दैट्स गोइंग ऑन. इसका मतलब द नेट इफेक्ट इज 10%. द नेट इफेक्ट इज 10%, विच मीन्स अगर इसको मान लें कि सर ये परपेचुइटी है. क्या है ये? परपेचुइटी. 100 का परपेचुइटी मान लेते एक बार.
तो फॉर्मूला होगा 100/i, 100/i, बट सर रॉन्ग है ये तो, क्योंकि ये तो 5% ग्रो कर रहा है। तो एक काम करें, वो जो 15 है उसमें से 5 हटा देते हैं, टानते समय 5 हटा देते हैं, टानते हैं 10 से। किसे? 10 से। चीज समझो, मैं केवल 100 ही मान रहा हूं, तो 100 मानते हुए तो मन में आर्ग्यूमेंट आएगा, सर ये तो गलत है, ये तो बढ़ रहा है 5% से, आप तो वो लिए नहीं। तो यार कोई हर्ज नहीं है, नीचे जो पुल कर रहे हैं 15 से, हम 15 के बजाय किससे पुल करेंगे? 10। तो अगर वो मेकअप करें तो फॉर्मूला बिकम 100/0.1, द आंसर इज 1000। द आंसर इज 1000, सच ए सिंपल फॉर्मूला। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया? C1, याद है 100 क्या था? C1 डिवाइडेड बाय I माइनस जी। फॉर्मूला क्या है? C1 डिवाइडेड बाय I माइनस जी। ये जो I माइनस जी लिखा है उसको समझाने का बहुत सारा तरीका है, सबसे परफेक्ट तरीका है जीपी। क्या? जीपी। अगर मैं वो सीरीज दिखाऊं, कॉमन रेशियो पुट करूं तो आ जाएगा आंसर, बट अपने को सेटिस्फैक्शन जीपी से नहीं आएगा। तुमको सेटिस्फैक्शन वैसे आएगा जो मैं ट्राई कर रहा था कि 5% से कंपाउंड हो रहा है, 15 से डिस्काउंट हो रहा है, इसीलिए वो फाइट में नेट क्या आया? 10%। अगर उसको 10% का परपेचुइटी मान ले तो काम हो गया। इज इट अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो, बिकॉज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन इज जीपी। ठीक है, बट दैट परफेक्ट विल नॉट सूट, इट विल नॉट रिटेन विद इन यू। अंडरस्टूड? So the better explanation is G and I are fighting, sir. G is compounding, I is discounting. The fight is resolved in the denominator by I minus G. Is it okay? ये डाउट स्टूडेंट का बाद में रहता है कि सर एकदम समझ में नहीं आया, नीचे में I माइनस जी क्यों करते हैं। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, समझ में आने का तरीका या तो मैं जीपी से दिखाऊं, ठीक है, वो एक बार समझ में आ भी जाए, बिकॉज बहुत जन आप लोग का मैथ्स स्ट्रांग ही था +2 में, वो तो सीए करते करते मैथ्स डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, वो काफी जन का हमारे, बिकॉज द पीपल आर सिंसियर, तो ऑब्वियसली +2 में स्ट्रांग ही था, समझ में आ जाएगा। बट देन वी आर डाइवर्टिंग, द बेटर स्ट्रैटेजी इज जी से कंपाउंड और आई से डिस्काउंट हो रहा है, तो नीचे में फाइट होकर फॉर्मूला आ जाता होगा, समझ गया। तो वो नजरिया चाहिए देखने का। मेरे नजर से दिस इज ऑल्सो A/I, ओके, दिस इज ऑल्सो A/I। हाउएवर वो जो आई है ना, वो I माइनस जी है, बिकॉज कंपाउंड हो रहा है ना ग्रोथ से, दैट वे। आंसर कहां पे आ रहा है? 0 पे। C1/I माइनस जी आंसर कहां पे आ रहा है? 0 पे। अब डिफिकल्ट पार्ट, जी कहां से स्टार्ट हुआ था? सेकेंड ईयर से। जी कहां से स्टार्ट हुआ था? सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर से जी स्टार्ट हुआ था नहीं, सेकेंड ईयर से, समझ गए? ठीक है, ये जो सेकेंड ईयर वाला पॉइंट है ये मैं हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा ज्यादा अभी, पर ये अपने स्टॉक्स वगैरह का सम करते समय काम आएगा, ठीक है। तो C1/I माइनस जी, C1 is the first cash flow, I is the required rate of return, G is the perpetual growth which starts from the second year onwards, ठीक है। तो C1/I minus G and get the answer over here, ठीक है। तो इन दैट केस एक बार विदाउट डिक्टेट किए हुए वंस अगेन सीपीटी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन का आंसर निकाले, जो मैं एक बार डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, क्यों? जिससे कि अभी आपका जो रिदम आया है उसमें टाइम डिले नहीं हो जाए। क्वेश्चन क्या सुन लो, एक स्टॉक है, उसको बाई करने का सोच रहे हैं, एक स्टॉक को बाई करने का सोच रहे हैं। वो स्टॉक आने वाले 6 साल डिविडेंड नहीं देगा, आने वाले 6 साल डिविडेंड नहीं देगा, ये अपना फोरकास्ट है, आने वाले 6 साल नो डिविडेंड। 7वें साल से डिविडेंड चालू करेगा देना, 7वें साल से डिविडेंड देना चालू करेगा। डिविडेंड 7वें साल देगा 50, कितना? 50 फोरकास्ट है, ठीक है। वैसे फोरकास्ट सुनते समय आश्चर्य करो एज अ प्रैक्टिकल पर्सन कि कितना जोर से फेंक रहे हैं। माने कंपनी का फ्यूचर में सेल्स होगा, अर्निंग्स होगा, फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे क्या डिविडेंड देना है। सर्वज्ञानी हो गए ना अपने, बोले 6 साल तक डिविडेंड नहीं देगा, 6 साल बाद डिविडेंड देगा, 7वें साल वही पता है कितना, 50। ओ तुम ही है बताने वाला, 50 देगा। और वो जो 50 है वो ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर एवर, 6% पर एनम फॉर एवर। ये पढ़ते ही आपको एग्जाम में याद आया, यार ये तो परपेचुअल ग्रोथ है, बट कहां से है? 6th ईयर से, ठीक है। और रिस्क देखते हुए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सपोज 16% है, क्या है? 16%। तो सब में बोला है आज शेयर का दाम क्या होना चाहिए, आज शेयर का दाम क्या होना चाहिए। तो अपने को सारा का सारा को पुल करना है, पर आपको फॉर्मूला ध्यान आ गया कि फॉर्मूला है फर्स्ट वाला डिवाइडेड बाय I माइनस जी। फर्स्ट वाला यहां पे था C6, क्या था? C6 था 50, और डिवाइड बाय I माइनस जी 16 माइनस 6 10%। इसका मतलब 50/0.06, 50/0.06 कितना? 50/0.06 देख लो, ओ सॉरी 50/0.1 ना,
50 बाय 0.1, 50 बाय 0.1 500, 50 बाय 0.1 इज 500, है ना? तो 500 आंसर कहां पे आया? 5, मिस्टेक कर रहे हो। C6 बाय I माइनस जी आंसर एक साल पहले आएगा ना, आंसर आएगा 5 पे, आंसर आएगा 5 पे। वो जो आंसर 5 पे आया उसको पुल करना है आज कौन से रेट से? 16, 10 नहीं 16। अब गया, हो गया परपेचुअल ग्रोथ, अब तो नॉर्मल आई से पुल करेंगे तो 16% का फैक्टर से पुल कर देंगे। करेक्ट है? यानी सिली मिस्टेक कहां होगा? वो जो C1 बाय I माइनस जी एक साल पहले आता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो आंसर 5 पे आया, भूल के 6 साल पीछे पुल नहीं करें। कितने साल पुल करना है? 5 साल। ठीक है ना? एंड आई होप यू गॉट द लॉजिक ऑफ I माइनस जी। ठीक है, देखिए प्लीज। Like though we have a situation where we have a situation where the first cash flow is C1. The first cash flow is C1 and it is going to grow. The first cash flow is C1 and it is going to grow at a constant growth of G per annum forever. G per annum forever from the second year onwards. G per annum forever from the second year onwards. G per annum forever from the second year onwards. ठीक है, शो कर दो नंबर लाइन। 0, 1, 2, 3 डैश 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 टू इंफिनिटी। फर्स्ट कैश फ्लो C1, सेकेंड कैश फ्लो C1 into 1 plus G, third cash flow C1 into 1 plus G the whole square, dash 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 to infinity. पहला कैश फ्लो C1, सेकेंड कैश फ्लो C1 into 1 plus G, थर्ड कैश फ्लो C1 into 1 plus G the whole square. अब जब इसका पीवी करेंगे तो ये 1 साल पीछे टानेंगे, ये 2 साल पीछे, ये 3 साल पीछे। तो अगर किसी का बाद में ये डाउट आया कि सर आप ये क्यों बोलते जा रहे थे कि आंसर एक पीरियड पहले आता है, कहाँ से पता चल रहा है? ये डायरेक्टली यहीं से पता चल रहा है। देख लो, आपने फर्स्ट कैश फ्लो को 1 साल पीछे टान तो लिए, सेकंड को 2 साल पीछे, तो ये तो यहीं से पता चल रहा है कि आंसर जो 1 पे नहीं आने वाला है, कहाँ आने वाला है? 0। ठीक है, सबको पुल किए, पुल करने से जो आया दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू नीचे दिखा रहे हैं इक्वेशन में। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय 1 प्लस I प्लस नेक्स्ट टर्म C1 into 1 plus G डिवाइड बाय 1 plus I the whole square. Third term C1 into 1 plus G the whole cube, the whole square divided by 1 plus I the whole cube plus dash 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 to infinity. ठीक है, तो जो पार्ट मैं स्किप कर रहा हूं, केवल वह मुंह से बोल रहा हूं, वो ये कोई ध्यान दे तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? आप ध्यान दो तो 1 प्लस G बाय 1 प्लस I, देख लो। और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म भी क्या आ रहा है? 1 प्लस G बाय 1 प्लस I। यही तो कॉमन रेशियो हो गया। तो अगर यहाँ नोट्स लिखाते जीपी का भी, उससे भी प्रूफ कर सकते थे, बट वो काम आएगा नहीं, तो लिखा के फायदा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन, वी फाइंड दैट there is compounding at G and discounting at I. There is compounding at G and discounting at I. There is compounding at G and discounting at I.
full stop. This fight between G and I, results in the formula dash, next line, PV equal to C1 divided by I minus G. C1 डिवाइड बाय I माइनस जी. तो जब भी तुमको ये डाउट आया कि I माइनस जी क्यों होता है, वो जो लैंग्वेज लिखा है कि वी फाइंड दैट G पे कंपाउंड और I पे डिस्काउंटर और फाइट I माइनस जी, और परफेक्शन के लिए GP. ठीक है, दिस नो अदर वे. तो C1 डिवाइड बाय I माइनस जी. ठीक है, इसको बॉक्स में डाले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और लिख दिए. नीचे फिर से रिमेंबर दैट द आंसर कम्स वन पीरियड बैक, लिख दो. Remember that the answer comes one period back. Remember that the answer comes one period back. Remember that the answer comes one period back. ठीक है, इसका प्रैक्टिस जो है वो अपने ब्रेक के बाद करेंगे. We are taking a 10 minutes break.